अब मैं घूमने कहाँ जाऊँ? चलो अब लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 एंड में, फिर कल जो आपने पढ़ा उसका क्वेश्चन अब एंड में करेंगे, ठीक है? चलो, तो बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं हम। आज हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अरे ये रह गया बताना है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी बेस्ड कुछ डेटा को लर्न करेंगे, कोशिश करेंगे जितना अच्छे से हम क्लास में लर्न कर ले बेहतर है। घर जाके तो तुम क्या याद करोगे, घर में ही रहते हो। उसके बाद हमें दो चीजें पढ़ेंगे। टिलमैन का कॉन्सेप्ट था, डेविड टिलमैन का, और एक रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। दोनों से मैं कह सकती हूँ 4 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस है। और एक होता है स्पीशी रिचनेस का कर्व होता है, यहाँ तक तो हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे, अगर हुआ तो हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। डायरेक्ट हम फिर से गोकुलधाम सोसाइटी जाएंगे, उसके साथ इसको पढ़ेंगे, राइट? तो ये भी 4 मार्क का है। और डेटा देखो, अगर आ गया तो आ जाएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा, तो मैं इसकी कोई गारंटी तो ले नहीं सकती। जितना तुमसे याद होता है उतना करते चले जाओ, है ना? बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, राइट? बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। ये 4 माइनस स्टार्ट करते हैं। तो डेविड टिलमैन के कॉन्सेप्ट पे हम कल यहाँ तक पहुंच चुके थे, इसी पे हमने खत्म किया था। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी की हम बात कर चुके थे, कम्युनिटी की। इस पर हमने बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन करी थी, कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है। अब हम डेविड टिलमैन के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमने अभी तक एक चीज तो सीखी है कि जिस भी लैंड पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, जहां पर भी बायोडाइवर्सिटी मोर है, वहां पर वो इकोसिस्टम मोर स्टेबल है कि नहीं? यस मैम। बिल्कुल, इकोसिस्टम मोर स्टेबल। ठीक है, इन्हीं लाइन से क्वेश्चन बन के आ जाता है, घूम फिर के बोलेंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। लेकिन हमें ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली किसी ने तो इसको चेक किया होगा ना, ये देखने के लिए। तो इसको एक्सपेरिमेंटली जिन्होंने चेक करा, दैट वाज डेविड टिलमैन। ठीक है, तो डेविड टिलमैन की स्टोरी पढ़ेंगे हम, जो हमें ये बताएंगे कि कैसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले लैंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनका एक्सपेरिमेंट हम डिटेल में नहीं पढ़ते, पर आप इसको ऐसे समझ लो, मैं कंपैरिजन देती हूँ। इन्होंने ना बहुत सारे लैंड स्टडी करे, बहुत लंबी रिसर्च थी इनकी, ठीक है, 5-10 सालों की रिसर्च थी अच्छे से इनकी। तो इन्होंने बहुत सारे फार्म लैंड, क्रॉप लैंड स्टडी करे और उससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला। हम 2 लैंड्स को स्टडी करते हैं, ओके? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता दूं। यो मैम। तो ये एक ए लैंड है, ये एक बी लैंड है, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे ना एक तरीके का क्रॉप उगा हुआ है। इन्होंने बहुत सारे लैंड स्टडी करे, याद रखना, हम सिर्फ लिमिटेड कर रहे हैं, हमारे पास उतना स्कोप है। यहाँ पे भी डिफरेंट तरीके की चीजें उगी हुई हैं। किसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा दिख रही है? बी। है ना? बी। तो बी में इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी बी इज मोर डाइवर्स, मोर डाइवर्स, राइट? अब अगर मेरे को जानना है कि कैसा चल रहा है ये इकोसिस्टम, 2 अलग इकोसिस्टम है ना, मेरे को जानने हैं, तो मैं ये करूंगी, मैं देखती हूँ कि 2020 में इसने कितना प्रोडक्शन करा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई। ठीक है, 2020 में ए प्लॉट की कितनी हुई, बी प्लॉट की कितनी हुई, 2021 में कितनी हुई, 2022 में कितनी हुई, और 2023 में कितनी हुई। ठीक है, तो हमने दोनों की एनपीपी को काउंट करा। जब इन्होंने काउंट करा, देन ही रियलाइज कि वो कम्युनिटी जिसकी एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसकी स्टेबल रही, वो कौन थे? लैंड बी। ठीक है, यस। तो उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि जिसमें डाइवर्सिटी ज्यादा थी वो मोर स्टेबल रहा। तो जो स्टेबल है तभी तो वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर पाएगा ना। जैसे देखो, हर बार फसल लगती है, वो हर बार उतना ही फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपने फसलें लगाई थी, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही थी। जहाँ पे आपने एक ही फसल लगाई थी ना, वहां पे इतना बैलेंसिंग हो नहीं पाया। तो वहां पे क्या हुआ, 2020 में बहुत अच्छी एनपीपी आई, 2021 में कम आई, 2022 में ज्यादा आ गई, 2023 में कम आई। तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आई, लेकिन स्टेबिलिटी आई उस इकोसिस्टम में जहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा थी। तो टिलमैन ने यही बोला कि इकोसिस्टम, जिस भी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, वहां पर वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आई? यस मैम। वहां पर लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगी, ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये उनकी रिसर्च थी। क्लियर है सबको टिलमैन का कॉन्सेप्ट? यस मैम। अगले पे चलते हैं। अगला था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब ऐसा कहते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट दिस इज व्हाट दे बिलीव।
रिवेट का मतलब होता है स्क्रू, वो जैसे घर में कील लगाई है कभी तुमने दीवार पे, उस पर टांग यो दिया। यो यो मैम। मैम। पॉपर का मतलब पॉप आउट, पॉप आउट मतलब बाहर निकाल लेना, जैसे हम किसी को चीज को बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज पॉप आउट। ठीक है, तो पॉप आउट मतलब बाहर निकाल लेना। ठीक है, तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है? जैसे कभी टैबलेट खाई होगी तुमने, तो वो पैकेट में ऐसे उंगली मारो तो टैबलेट बाहर आ जाती है ना। यो मैम। यो मैम। ठीक है, तो ये दी थी पॉल एनरिच ने, पहला तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दी थी। टिलमैन ने एक्सप्लेन क्या किया है? टिलमैन ने भी क्या एक्सप्लेन किया है? क्या बताया टिलमैन ने आपको? डाइवर्सिटी मोर डाइवर्सिटी मोर स्टेबल। स्टेबल। वेरी गुड। तो इन्होंने आपको बताई है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना। यो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, राइट? यो मैम। कोशिश करो, अगर नई भी लैंग्वेज बन रही है अपने दिमाग में लैंग्वेज बनाने की कोशिश करो, धीरे धीरे बन जाएगी। अब रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ने आपको क्या बताया? इंपॉर्टेंस टू कंजर्व, बचाना किसे? बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, क्यों बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है, स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है, उसे क्यों बचाना चाहिए, उसका रीजन इन्होंने दिया। ठीक है, तो मेरे को बताओ, एक पिक्चर थी ना सलमान खान की, कबूतर जा जा, कौन सी थी, याद है, किसी ने देखी थी? मैम कौन सी? इसमें गाना नहीं, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कौन सी थी? तेरे नाम। तेरे नाम पे तो नहीं थी यस यार, मैम। तो बड़े पागल हो, अब ढूंढना पड़ जाएगा। लगा तो लता मंगेशकर का सॉन्ग है नालायक को, कौन सी पिक्चर है ये? मैंने प्यार किया। किसने बोला ये? काजल। काजल की मम्मी देख लो, पढ़ नहीं रही है ये। मैम फिल्म का नाम है। कर जोर से बोली, मैं फिल्म का नाम है, आपने पूछा था। हाँ, ठीक है, तो मैंने प्यार किया में जो पिजन है वो उसका नाम है पैसेंजर पिजन। आपको पता है वो गायब हो चुका है, अभी भी सलमान खान ढूंढ रहे हैं, उनकी चिट्ठी कहाँ गई? दैट वाज वेरी बैड। तो ये जो पैसेंजर पिजन है गायब हो गया। अब इससे मेरे को बताओ हरीश को क्या फर्क पड़ता है? उसके घर में तो सब बढ़िया चल रहे हैं, है ना? तो क्वेश्चन तो ये बड़ा वैलिड है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 4 बर्ड गायब हो गए, हमें क्या फर्क पड़ता है? सोचने की बात है ना। तो इसी यो मैम। एक्सप्लेन करने के लिए रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। पॉल एनरिच ने कहा कि तुम सब पागल हो, तो मैं तुमको ना तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, चलो एक प्लेन में चलते हैं, प्लेन बनाते हैं। ठीक है, अब मेरे से थोड़ा वेल जैसा प्लेन बन जाता है, वो तुम एडजस्ट कर दो। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि ये बेस्ट है मेरा, ये मेरा प्लेन है। ठीक है, टायर अंदर है इसके, उड़ रहा है नालायक को, इसके पंखे बनाते हैं। खिड़की का ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा? एनीवन? हर्ष बैठ रहा मैम है। सॉरी बेटा, हर्ष ने बोल दिया, ये बाबला चला रहा है प्लेन। भाई अपने अपनी पेटियां बांध ले सीट की, ये ठोक देगा कहीं पे बादलों में। तो उन्होंने कहा कि मान लो ये जो पूरा प्लेन है, दिस प्लेन रिप्रेजेंट्स व्हाट, तुमको ये पता होना चाहिए, फिर तुम्हें इंग्लिश समझ आई थी। प्लेन का मतलब है इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम बता रहे, जैसे डेजर्ट हो गया ना एक इकोसिस्टम, वैसे प्लेन इकोसिस्टम। अब इसमें जो लगे स्क्रू है, उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम? रिवेट। ठीक है, अब वो कहते हैं पॉल एनरिच कि ये पागल मनुष्य, ये मनुष्य जाति, निकालो तुम रिवेट, पॉप आउट करो इस रिवेट को। तो मान लो पहले मेरे स्क्रू लगाने, तो सारी जगह स्क्रू होंगे ना, यो 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 मैम। फेविकोल से तो चिपक नहीं सकता ये, तो चिपकता हुआ है तो फिर वो फेविकोल वाले झूठी ऐड कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि चलो मान लो आपने कुछ रिवेट निकाल लिए, ठीक है, तो आपने कुछ स्क्रूज निकाल लिए, लेट्स से कुछ स्क्रू मैंने खिड़की से निकाल लिए, क्या प्लेन अनस्टेबल होकर गिर जाएगा? नो मैम। नहीं, नो मैम। राइट। तो पहली कंडीशन क्या है? फ्यू रिवेट रिमूव। रिवेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
Screw. Species. चीज को, ठीक है। तो फ्यू स्पीशीज आपने रिमूव कर दी है ना इकोसिस्टम से, तो क्या इस इकोसिस्टम कोलैप्स हुआ? No. No, No, ma'am. ma'am. इकोसिस्टम सर्वाइव कर गया है ना, तो हम लिख देते हैं इकोसिस्टम सर्वाइव। लेकिन वो कह रहे हैं अब आपको स्क्रू निकालते चले जाओ, एक पॉइंट आएगा कि आप यहाँ इंजन के पास से स्क्रू निकालोगे, अब प्लेन चल पाएगा? No, ma'am. No, ma'am. आफ्टर वाइल फाइनली ये कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि शायद वो संभाल भी पाता, लेकिन अपने बाकी स्क्रू भी तो निकाल दिए ना, तब कैसे कोलैप्स सर्वाइव करेगा ना, अब तो उसने कोलैप्स करना है। तो वो यही कहते हैं कि बेशक अमेज़न रेन फॉरेस्ट से अभी कुछ बर्ड गायब हो रहे हैं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन किसी दिन एक टाइम आएगा जब इतना इकोसिस्टम वीक हो जाएगा ना कि थोड़े बहुत और एक्सटेंट हुए तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, आप लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये वो उसकी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। एक तो पॉइंट इन्होंने ये बोला, एक और पॉइंट बोला इन्होंने, कहते हैं ये मैटर भी करता है कि स्क्रू कहाँ से निकाल रहे हो, स्पीशी कहाँ से रिमूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशी होती है जिसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशी, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। कीस्टोन स्पीशी क्या होती है? ये वो स्पीशीज होती है ऑर्गेनिज्म जिसका नंबर इज लेस, नंबर बहुत कम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इकोसिस्टम में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, मेजर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं जंगल का राजा कौन? शेर. शेर। लेट्स से लैंड की कितने नंबर होते हैं फॉरेस्ट में, एक जंगल में कितने दिखते हैं? More than one. मेरे थप्पड़ ना खा लियो, ढंग से जवाब दो। एक अकेला जंगल में शेर घूमता है, पागल है वो? 10-15. 10-15 डिस्कवरी सबने देखा है, उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो है। कितनी फैमिली Ma'am, दिखती एक या दो. हो? 1000 मैक्सिमम कहीं मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कहाँ मिलेंगे तुम्हें, है ना। बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, 1000 से ज्यादा क्या ही मिल जाएंगे, है ना, ऐसे मान लेते हैं। तो हजारों में नंबर उसका मैक्सिमम मिलता है ना, नहीं तो हंड्रेड्स में आपको लैंड दिखते हैं। लेकिन वहीं पे चींटियां कितने नंबर में दिख जाती है? करोड़ों. Thousands, lakhs. लैक्स में मिलती है चींटियां। सबसे ज्यादा इंसेक्ट है ये ना, 70% बायोडाइवर्सिटी ऑन वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा आपको Yes. इंसेक्ट लाखों में मिलती है। अब तुम कुछ स्पीशीज इंसेक्ट्स की मार दोगे तो सडनली फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम शेर एक्सटेंड करो, अगर शेर एक्सटेंड हो गए, टॉप कार्निवोर है, दैट मीन्स कौन फैल जाएगा वहां पर? Herbivores. Secondary. हर्बीवोर, और उसकी वजह से इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाएगा। हाँ, ज़ेब्रा भी घास खा रहा है, ठीक है, डियर भी घास खा रहा है, गाय भी घास खा रही है, उनमें कलेश हो गया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए शेर नहीं है ना, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, एक दूसरे में लड़ाई होगी, कोई ना कोई फिर एक्सटेंट होगा। सो ये जो स्पीशी थी ना, जो नंबर में कम है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, दैट इज अ कीस्टोन स्पीशी, इसलिए हम जंगल का राजा शेर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कीस्टोन स्पीशी है। ठीक है, तो अगर तुमने कीस्टोन स्पीशी हिला दी, फॉर एग्जाम्पल प्लेन में तुमने सीधा कोई और स्क्रू निकालने की जगह सीधा इंजन का हिला दिया, इन दैट केस इकोसिस्टम तभी जाएगा। तो अगर तुम कीस्टोन स्पीशी को खाने लग जाओगे, वो एक्सटेंट होने लग जाएगी, तो इकोसिस्टम जल्दी कोलैप्स होगा। समझ आया? Yes, ma'am. हाँ बट Yeah, ma'am. बोलो शिल्पी। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, रिपीट कर दोगे? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बच्चों? No. नो मैम. शिल्पी कहाँ तक सुना है आपने? कीस्टोन. बेटा कीस्टोन स्पीशी होती है वो वाली स्पीशी किसी की जिसका नंबर तो बहुत कम है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे जंगल में जो शेर होता है उसका नंबर तो कम होता है, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में होते हैं वो, लेकिन अगर आप सारे शेर हटा दोगे जंगल में तो सारे हर्बीवोर्स फैल जाएंगे, तो जंगल जो है ना उसका इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जो शेर की स्पीशी है उसको मैं कीस्टोन स्पीशी बोलूंगी। ठीक है, तो अगर हम कीस्टोन स्पीशी को हटा देंगे इकोसिस्टम से तो इकोसिस्टम जल्दी कोलैप्स होगा, ये बोला था पॉल एलरिच। ओके ठीक, चलो प्लेन का कॉन्सेप्ट खत्म, आओ चलो घूम के आते हैं। तो सब टोपी वोपी पहन लो, चश्मा लगा लो, घूम के आएंगे हम लोग। ठीक है चले? यस मैम. बहुत सारा डेटा है, सारा डेटा मुझे भी याद नहीं है, मैं बोलूंगी मुझे याद है तो मैं निहायती झूठ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सच में याद नहीं है। मुझे हैप्पी बर्थडे भूल जाते हैं, तुम डेटा की बात कर रहे हो। मैं अभी भी हैप्पी बर्थडे दोस्तों से पूछती हूँ, उन्हीं का बर्थडे उनसे पूछती हूँ। तो मैंने क्या किया है, ये मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे लेकिन मेरा बर्थडे याद रहता है, मुझे विश कर देना, ओके, मैं पूरा मान जाती हूँ। मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मैंने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला है, आई लर्न थ्रू स्टोरीज।
मुझे स्टोरीज याद रहती है क्योंकि मुझे बचपन से स्टोरी सुनना पसंद है, तो मैं तुमको स्टोरी की फॉर्म में बता रही हूँ। अगर तुमको ऐसे याद करना है कर लो, नहीं याद करना तुमको जैसे याद करना है कर लो, लेकिन तुम बस याद कर लेना, ठीक है? Yeah, ma'am. बहुत बढ़िया। इस चैप्टर में बहुत सारा डेटा है, हम कुछ कुछ पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन हम वर्ल्ड लेवल पे बात करने वाले हैं, तो ये ग्लोबल स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन से एग्जांपल की बात हो रही है? यहाँ हमने एग्जांपल लिया है बर्ड का, स्पेसिफिक बर्ड का नाम भी मेंशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी आपको बर्ड मेंशन करके ये बताना चाहती है कि स्पीशीज इक्वेटर पे ज्यादा मिलेगी, टेम्परेट के पास ज्यादा मिलेगी, कैसे मिलेगी वो आपको समझाना चाहती है विद एन एग्जांपल। तो मेरे को बताओ सबसे ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, इक्वेटर पे, टेम्परेट पे या पोल पे? Equator. टेम्परेट इक्वेटर पे क्यों नहीं मिलेगी, टेम्परेट मिलेगी? मैम इक्वेटर इक्वेटर बोथ। ट्रॉपिकल रीजन बताया था ना आपने, जो इक्वेटर के पास है। हाँ बेटा, जो टेम्परेट है ना, टेम्परेट रीजन में स्पीशी का डेटा हमारे पास ज्यादा है क्योंकि वहां स्पीशी डाइवर्सिटी कम थी। तुमने वहां से कंफ्यूज किया है, समझ आया जिसने टेम्परेट बोला था? ठीक है, वो दो कॉन्सेप्ट कर लिए ध्यान से। डाइवर्सिटी इक्वेटर पे ही ज्यादा है, इक्वेटर के आसपास ही ट्रॉपिकल होता है ना। ये गोलू बनाया था ना, गोलू गोलू गोलगप्पा, ये इक्वेटर था और इसके आसपास बिल्कुल पास में जो रीजन है दिस इज ट्रॉपिकल, यहाँ पर ही ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ सनलाइट ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अभी डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं, हम लोग क्या चल रहे हैं, हम बर्ड्स देखने जा रहे हैं। तो हम सबके सब कहाँ चले गए? कोलंबिया सबसे पहले, ठीक है? तो हम लोग गए कोलंबिया। अब ये दो लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है? समहाउ दिस इज नियर टू इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन के पास है, ठीक है? दिस इज इक्वेटर के पास, ठीक है? तो ट्रॉपिकल रीजन है। तो हम सब गए कोलंबिया। अब कोलंबिया ट्रॉपिक के पास पड़ रहा है, पड़ रहा है ना ट्रॉपिकल रीजन में? कौन से कॉन्टिनेंट पे पड़ता है? ये रहा कोलंबिया, ये वाला कोलंबिया है, पढ़ रहे? Yeah, ma'am. तो यहाँ पे बर्ड की डाइवर्सिटी मेरे को ज्यादा मिलेगी। Yeah, ma'am. तो यहाँ पे मुझे बर्ड की लेट से स्पीशीज मिल गई थाउजेंड्स में। तो मैं 1000 में सबसे बड़ा नंबर मैंने कोलंबिया के साथ रखा, ठीक है? दैट इज अराउंड 1400 बर्ड्स की स्पीशीज, ठीक है? सबसे बड़ा नंबर, ऐसे याद करना। अब हम कोलंबिया से बोर हो गए, तो वहां पे हमें किसी बताया, परीक्षित ने बताया कि मैम जो वो है ना न्यूयॉर्क, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, आप कहाँ बर्ड देख रहे हो? बिल्डिंग्स पे चढ़ते हैं, बिल्डिंग पे चढ़ के बर्ड देखेंगे। हम इसकी बातों में आ गए, हम तो बोले वाले लोग हैं। हमने क्या पकड़ा, प्लेन, और हम उड़ के कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क अब न्यूयॉर्क तो इक्वेटर से दूर हो गया ना। Yeah. स्पीशी डाइवर्सिटी मुझे कोलंबिया में थाउजेंड्स में मिल रही थी, न्यूयॉर्क में मुझे हंड्रेड्स में मिल रही है। दैट इज अराउंड 105, लेकिन हंड्रेड्स में मिल रही है, मैं ऐसे याद रखूंगी। तो हमारा क्या हो गया, हमें ना बुरा लगा कि अरे तो गलत बात, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे साथ धोखा हुआ तो हमें नियति ने बोला कि मैम एक काम करते हैं, ये सब छोड़ो, हम थोड़ी और ज्यादा हरी भरी जगह चलते हैं। तो हम नियति के साथ गूगल मैप्स के थ्रू हम लोग उड़ के कहाँ चले गए? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड. लेकिन ग्रीनलैंड हम चले गए ऐसे टाइम में जहाँ पड़ी हुई थी बर्फ। तो जैसे हम ग्रीनलैंड पहुंचे और वहां हमने बर्फ देखी, हमारा टूट गया दिल। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और जब भी दिल टूटता है तो भाग के इंसान कहाँ वापस आता है? घर. घर ना। जब भी कभी कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले घर ही आते हैं। हमने कहा सब छोड़ो, ईस्ट एंड वेस्ट, अपना इंडिया इज बेस्ट। हम उड़ के चले गए फिर इंडिया। यहाँ पर प्लेसमेंट इतने अच्छे से नहीं है, ये याद कराने का तरीका है। वैसे इंडिया थोड़ा टेम्पलेट की तरफ ज्यादा झुका है, पर आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ग्रीनलैंड में स्पीशी डाइवर्सिटी और कम हो जाएगी, अब मुझे 50s में मिलने लगी, ठीक है? और इंडिया में कंपैरेटिवली इन सबसे तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, लेकिन कोलंबिया से कम है। कोलंबिया इक्वेटर के ज्यादा पास है, ठीक है? तो कोलंबिया के कंपैरिजन में थोड़ी डाइवर्सिटी कम है, 1200, राइट? तो अगर आपसे बर्ड डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो सबसे ज्यादा बर्ड डाइवर्सिटी विल बी इन कोलंबिया, उसके बाद न्यूयॉर्क, उसके बाद ग्रीनलैंड, और फिर हमारा इंडिया। कोलंबिया और इंडिया में लगभग सेम है, राइट? क्लियर है? Yeah, ma'am. ऐसे याद रह जाएगा। Yeah, ma'am. अगर घूमने निकलो तो एक और चीज देखते हैं। आपको वेस्कुलर प्लांट्स पता है? इतनी ये नॉट में सबको आती है। वेस्कुलर प्लांट नहीं तो मत पता तुमको किसको कहते हैं? पता है, बताता क्यों नहीं? फिर अपने साथ ये राज लेके कहाँ जाएगा? जिनके अंदर वस्कुलर वंडर्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ना आंखों पे तेरे ये पेन मार देना है, मैं तेरे आंखों में पेन मारूंगी दोबारा से। जल्दी बता वेस्कुलर बंडल क्या होता है? क्वेश्चन यही था एक तरह से।
Flowing into मैम xylem. जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड हाँ। फ्लोएम के बीच में। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में नहीं, जाइलम एंड फ्लोएम को ही कहते हैं, उनके बीच में कुछ नहीं चल रहा। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है हमारे वेस्कुलर बंडल्स है। बहुत हंसी आ रही है। तो वेस्कुलर बंडल्स है, ठीक है, मैं क्वेश्चन भूल गई। हाँ, तो एक और एग्जांपल एनसीईआरटी देती है, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में वो बोल रही है, तो एग्जांपल दे रही है। वो कह रही है एक रीजन है जिसे कहते हैं इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर है जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल है, इक्वेटर के बहुत पास पड़ता है, इक्वेटर लाइन पर पड़ता है ये। तो यहाँ बहुत ज्यादा जंगल है, तो यहाँ पे वेस्कुलर प्लांट की हायर डाइवर्सिटी आपको मिलेगी एज कम्पेयर टू मिड वेस्ट एरिया। मिड वेस्ट एरिया थोड़ा टेम्परेट की तरफ जा रहा है, तो वहां पर वेस्कुलर प्लांट की डाइवर्सिटी कम मिलेगी। तो बेसिकली अगर तुम्हें ज्यादा तंग करोगे, मैं तुम्हें उठा के इक्वेडोर में फेंकाऊंगी। क्लियर है, याद रह जाएगा। Amazon Yeah, ma'am. ये लगा दूँ। के पास पड़ता है। चल भाई, इतने सवाल हो गए, तो मेरे को जल्दी बताओ, ये फिशरी डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में इतनी ज्यादा क्यों है? फिर क्या है? वहाँ पे प्रॉपर क्लाइमेट Sunlight और ज़्यादा है वहाँ पे। सनलाइट वगैरह. इन्वायरमेंट वगैरह क्या होता है? वगैरह क्या होता है? इन्वायरमेंट अच्छा है. इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कैसे चेंज हो गया भाई? ये अपनी इंग्लिश के साथ मेरी खराब करेगा। इंग्लिश तो इंग्लिश है. इंग्लिश तो इंग्लिश है। इन्वायरमेंट, अबे इन्वायरमेंटल इशू ये बता कैसे स्टेबल है, यही तो सवाल है। स्पीशी डाइवर्सिटी हम कह रहे हैं ट्रॉपिक्स में ज्यादा है। देखो इक्वेटर का जिसको डाउट था बेटा, ये इक्वेटर है, ये रहा ट्रॉपिक के बीच में जा रहा है, ठीक है। अब आप कह रहे हो स्पीशी डाइवर्सिटी वहां ज्यादा है, तो पहला रीजन बताओ, चलो तरीके से। प्रॉपर मैक्सिमम इन्वायरमेंट, सनलाइट सनलाइट, वाटर, मैक्सिमम टेम्परेचर. सनलाइट पड़ती है, इस वजह से जो यहाँ का वेदर है वो ज्यादा क्या है, मोर स्टेबल. स्टेबल एनवायरनमेंट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है ये। मोर स्टेबल एनवायरनमेंट है, दैट मींस ईयर टू ईयर वेरिएशन कम होती होगी ना। यस. Yeah, ma'am. इसका क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब क्या है इसका? योयो की बच्ची, NPP सेम होगा। ईयर टू ईयर वेरिएशन अच्छी होती है। ये आंसर फिर ऐसा देगा ना, फिर ऐसे मेरे को अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया। कि ईयर टू ईयर वेरिएशन का मतलब है कि ट्रॉपिक्स में जितना खाना बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है हर साल। देखो ईयर टू ईयर वेरिएशन का मतलब ये नहीं है कि मौसम नहीं बदल रहे, मौसम बदल रहे हैं, अलग अलग मौसम आ रहे हैं, लेकिन पूरे हर साल हम एक साल का डेटा निकालते थे। एक साल में जितना फोटोसिंथेसिस हुआ, अगले साल में भी लगभग उतना फोटोसिंथेसिस हुआ है, दैट इज प्रोडक्शन ना। तो एनपीपी है जो हर साल ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो ईयर टू ईयर वेरिएशन बढ़िया चल रहा है, मतलब कम रहता है, मोर स्टेबल है। तो ईयर टू ईयर वेरिएशन लेस है, इसलिए हम इसे मोर स्टेबल कहते हैं। तो अगर एक बताओ, एक डड्डू बैठा है यहाँ पे, बड़ी बड़ी आंखों वाला, ये डड्डू खाना वाना खा के बैठा है। फ्रॉग. फ्रॉग है, मेरा ऐसे ही दिखता है। यहाँ बहुत डड्डू मिलते हैं यार, बड़े बड़े साइज के डड्डू मिलते हैं, मतलब इतने बड़े हाथ के जितने, हर रोज दिखते हैं। हंसने की क्या बात है, सच्ची दिखते हैं, मानते नहीं। हम कहाँ पर? जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर। ट्रॉपिकल रीजन में. हाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहती हूँ मैं। तो देखो अगर ये डुडू बैठा है, देखो इसकी जिंदगी क्या है, इसको टट्टर करना है, बारिशों में इसको बहुत सारे गुल गुल करके बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, उसके बाद इसको खाना वाना खाना है, अपने हैबिटेट में इधर उधर घूमना है, ये काम है ना इसकी जिंदगी का। Yeah, ma'am. एनिमल है, Yes, एनिमल का काम रिप्रोडक्शन है, एनिमल का काम रिप्रोडक्शन है, उसने वही करना है, राइट। अब अगर हर दूसरे महीने कभी तूफान आ रहा है, कभी आंधी आ रही है, तो क्या ये अपने काम में फोकस कर पाएगा या अपने आप को बस बचाता रहेगा? बेचारे। बचाते रहेगा ना, इसकी बचाता जिंदगी। रहेगा। हाँ, है ना। तो अगर ट्रॉपिक में स्टेबल एनवायरनमेंट है ना, तो उसको पता है 6 महीने 3 महीने बारिश चलनी है, महीने में मस्त गर्मी रहेगी, महीने में मस्त ठंड रहेगी। जब स्टेबल एनवायरनमेंट है तो ये अपने टेक्शन से ध्यान हटा के बाकी चीजों पे ध्यान दे सकता है। जैसे ये अपनी निश को स्पेशलाइज कर सकता है कि मैं ये स्पेसिफिक खाना ही खाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये कहाँ मिलता है, मैं स्पेसिफिक जगह में ही रहूंगा, मैं इसी स्पेसिफिक जगह में रिप्रोडक्शन करूंगा, कर सकता है ना ये। Yeah, ma'am. यस। तो निश स्पेशलाइजेशन होती है इन ट्रॉपिक, क्योंकि स्टेबल एनवायरनमेंट है, इस वजह से ट्रॉपिक्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी निश स्पेशलाइज्ड हो जाती है। तो देखो अगर निश स्पेशलाइज है तो इससे फायदा क्या हुआ, लेस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है, लेस कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? इंटर स्पेसिफिक भी एंड इंटर स्पेसिफिक भी, दोनों कंपटीशन कम होंगे। देखो फ्रॉग ने डिसाइड कर लिया मैं यहाँ रह रहा हूँ, भाई तू वहां रह ले, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम। फ्रॉग ने डिसाइड कर लिया कि उसने यहाँ पर ये खाना खाना है, ठीक है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म ने अपना निश फिक्स कर लिया कि मैंने ये खाना खाना है, उन दोनों के बीच में कलेश कम।
अगर तूफान आता रहता तो दोनों एक ही तरह के फूड के ऊपर टूट के पड़ते ना, लेकिन अब उनकी नीड स्पेशलाइज है, उसको फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे क्या खाना है, उसने जो खाना है बस वही खाना है। तो जब नीड स्पेशलाइज हो जाती है ना तो कंपटीशन कम होता है, और अगर किसी भी इकोसिस्टम में कंपटीशन कम है तो वहां पे डाइवर्सिटी आपको ज्यादा मिल जाएगी ना, Yeah, ma'am. है ना। तो दीज आर द रीजन, तो ये निश वाला पॉइंट याद रखना, ये भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो दीज आर द रीजन कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ट्रॉफिक्स में ज्यादा है। क्लियर है आपको? Yeah. यस मैम। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे। मेरे को पता पतंग उड़ाने किसको पसंद है? रिया, पतंग उड़ाना पसंद है? यस मैम। सही से उड़ा लेती हूँ? बढ़िया। नो मैम। मेरा भाई पतंग उड़ाता तो मुझे चड़खड़ी पकड़ा देता। चड़खड़ी होती अभी भी होती है ना? Yeah, ma'am. फिर वो जब काटते हैं तो उसमें ढील देनी होती है ना? Yeah, हाँ, ma'am. फिर मैं ढील नहीं देती थी ना तो मेरा भाई मुझे देता था फिर सही से। उसकी पतंग कट जाती थी तो नफरत थी मुझे 15 अगस्त से, मुझे पता था पिटना है मैंने। भाई साहब, ओहो, पतंग के दिन। खैर अभी भी पतंग उड़ाता है लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अभी भी चड़खड़ी मुझे ही पकड़नी पड़ती है, इसलिए 15 अगस्त को मैं अवॉइड करती हूँ उससे मिलना। तो मान लेते हैं यहाँ हमारी किसने, कौन थी जो पतंग उड़ा रही थी अभी? रिया। रिया। छोटी बनाती हूँ? यस मैम। ठीक है, ये रिया, रिया अपनी जोड़ी है, तो रिया मस्त पतंग उड़ा रही है, ठीक है। अब पतंग के मांझे से कौन कटा है? दूसरी बर्ड। पत्नी. ओ बे, ओ कार्टून नेटवर्क। बर्ड्स बर्ड्स, ये तो बायो की बात कर रहे हैं बे। तो पतंग के मांझे से कटते हैं बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड को लग गया कट, ठीक है। कहानी है ये, ध्यान से सुने, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हमारी कौन है ये? प्रिया, राइट? यस मैम। 3 बार तो मैंने नाम पूछ लिया है कि मेरे को डेट्स याद रहेगी, बहुत मुश्किल है। Yeah, ma'am. देखो दिया है। बहुत डिफिकल्ट है यार, मेरी बचपन से प्रॉब्लम है, एक नाम याद करना किसी इंसान का और एक डेट याद करना। पता है अगर मेरे स्कूल में नए दोस्त बनते थे तो मैं नाम कैसे याद करती थी? मैं अपने हाथ पे लिखती थी, तो हाथ पे लिख के जब मैं 3-4 बार देख के बोलती थी मुझे तब याद होता था। मेरा नाम बहुत वीक है किसी इंसान का, ऐसी चीजें याद रहती है मुझे। मिलाइडोगानी इनकॉग्निशा याद है मुझे, डजंट मेक सेंस ना। लेकिन मुझको रिया याद नहीं हो रहा। चलो, तो रिया पतंग उड़ा रही थी और उसने काट दिया किसको? बर्ड को। अब बर्ड, जब बर्ड को चोट लगी तो बर्ड जाके गिरेगी किसी पे? बर्ड जाके गिरेगी इस बच्चे पे। ये बच्चा कौन है? प्रवीण। प्रवीण पे गिरी। अब प्रवीण ने खा पी के हट्टा कट्टा हो चुका था उस टाइम, तो प्रवीण जाके गिरा किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर। लेकिन ये पेड़ स्पेशल है। कौन सा पेड़ है जिसके ऊपर ऐसे स्टार लगाते हैं हम? क्रिसमस ट्री। का. यस, तो ये जाके गिरा क्रिसमस ट्री के ऊपर, ठीक है। तो जब क्रिसमस ट्री के ऊपर गिरा तो ट्री जाके किस पे गिर गया? बारिश में बैठे हुए दो गुफ्तगू करते हुए फ्रॉक के ऊपर। खामखा इनकी गुलू गुलू खराब कर दी इसने, ठीक है। तो क्या हुआ कि रिया पतंग उड़ा रही थी, पतंग से बर्ड कट गया, बर्ड जाके प्रवीण के पे गिरा, प्रवीण जाके पेड़ पे गिरा, पेड़ जाके फ्रॉक पे गिरा। समझ आया? Yeah, ma'am. मानना बड़ा मुश्किल है ना, प्रवीण गिरा उससे पेड़ गिर गया, लेकिन ऐसा हुआ है। तो सब प्रवीण से बचे रहना भाई, पेड़ गिरा सकता है। ठीक है। अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। फ्रॉग कम्स अंडर विच ग्रुप? Animal. Amphibians. Amphibian. कभी कभार मन करता छोड़ दूंगी मैं टीचिंग। ये मेरे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। एम्फीबियंस। अब जो क्रिसमस ट्री होता है दैट इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म मत लिखाना भगवान के लिए। सबसे बड़े ट्री जो होते हैं दुनिया के वो एक्चुअली जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स नहीं है। जैसे सीक्वा, रेडवुड ट्री दुनिया का सबसे बड़ा ट्री है वो, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म। कंपटीशन Yes, होता है ma'am. उसमें, पता है? उस ट्री पे चढ़ने का कंपटीशन होता है वर्ल्ड वाइड, जो सबसे ऊपर Yes, पहुंच ma'am. पाएगा। सब पता है इसको, है। अब प्रवीण किस में आता है? एलियन। लेकिन अपनी किंगडम क्लासिफिकेशन में तो ये आया ही नहीं, तब पर इसको डाल देते हैं मैमल्स में। मैमल्स में ही आता है ना। Yeah, ma'am. बर्ड्स आते हैं एप्स में। Yeah, ma'am. हम अब पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे, याद रखना इंडिया नहीं बोला मैंने, ग्लोबल लेवल पे हु आर अंडर थ्रेट, किसको सबसे ज्यादा खतरा है टू एक्सटिंक्ट? एक्सटिंक्ट का मतलब
धरती से गायब हो जाना, खत्म हो जाना, कोई वजूद नहीं रहना, उसे एक्सटेंट कहते हैं। हाँ ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे किसको ज्यादा खतरा है, हमें वो याद करना है। तो हम राइट से चलेंगे। एम्फीबियंस जो है उनको सबसे ज्यादा खतरा है, 32% जो पॉपुलेशन है एम्फीबियन की, उनको खतरा है एक्सटेंट होने का। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को है 31%, तो 32 31 काफी पास है ना एक दूसरे के। अब आते हैं एव्स और मैमल्स के ऊपर, मुझे कैसे याद है, 1 2 2 3। तो एव्स को 12% खतरा है और मैमल्स को 23% खतरा है। तो अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे सो यू विल सी परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्टोरी याद है तो आप परसेंटेज याद रख सकते हो। समझ आया? यो मैम। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है इसका? नो स्पेसिफिक रीजंस, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जो मैंने कभी ऐसे पढ़ा हो कि ये स्पेसिफिक रीजन है एम्फीबियन की। जहां तक एम्फीबियन का मुझे पता है उसकी पॉपुलेशन ही कम है, उसकी पॉपुलेशन काफी कम है, इसलिए उसको एक्सटिंक्शन का खतरा थोड़ा कंपैरेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा है। और एम्फीबियन काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं बारिश के ऊपर फॉर रिप्रोडक्शन। तो अगर इतनी ज्यादा एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन होगी तो उनकी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होती है। कंपैरेटिवली बर्ड्स ब्लड कैन फ्लाई फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस, तो उनके पास एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि वो फ्लाई करके बच सकते हैं। जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, बर्ड्स ही तो बचे ना डायनासोर से मॉडिफाई होके, तो जो फ्लाई कर सकता था उसको हमेशा एडवांटेज रही है। तो मे बी दैट्स व्हाई एप्स को कम खतरा है एज कम्पेयर टू एम्फीबियन। पर एक स्पेसिफिक रीजन तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ये प्रेडिक्शंस है कि ये कुछ रीजंस होंगे। ठीक है, ये फिर तुम्हें Yes, क्वेश्चन ma'am. आया था, No, क्वेश्चन आया ma'am. था इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जांपल देके पूछा था सबसे ज्यादा किसको ग्लोबल लेवल पे एक्सटिंक्शन का थ्रेट है। तो दैट इज एन एम्फीबियन, देन जिम्नोस्पर्म, देन मैमल्स एंड देन एप्स। ओके, ये मैम। आगे चलें। ये No. बात करते हैं उन चार दैत्यों की जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बायोडाइवर्सिटी रोल। ठीक है, सो फॉर मेन रीजन, सॉरी अरे आ जाए यार, रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी रोल, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब मेरे को भूख लग रही है, हाँ मेरे को भूख लग रही है, अब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, आज मैंने ज्यादा पढ़ लिया, अब मेरे को भूख लग रही है। क्या साइंस है कि भूख लगी? हम्म, क्या साइंस दिखा आपको कि आपको पता लग गया भूख लगी? कि मेरे मुंह से वर्ड सही नहीं निकल रहे हैं, मेरे को चीजें डबल डबल सी दिख रही है, मेरे को भूख लग रही है अब। सो क्या क्या साइंस सिम्टम्स पूछ रहे तू मेरे हैं? तो देख बेटा, बायोडाइवर्सिटी लॉस के गलत बोलो मैंने, देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस के बहुत सारे रीजंस है, 4 मेजर रीजन। ये 2022 का क्वेश्चन है, हल्के मत लिया करो, जो बता रही हूँ तुम्हें, पेपर आता है इनसे। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, मेरे स्टूडेंट पेपर करके बाहर आके उसने मुझे कॉल करके पूछा मैम 4 इविल क्वाड्रेंट क्या थे। ओहो, ऐसे सर पे हाथ रखा मैंने, मैं कैसे भूल सकता तुझे तो पता थे तुझे। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जब पेपर का बहुत प्रेशर होता है ना, बेसिक चीजें भी भूल जाती है। वो बेचारा टेंशन में शायद इतना ज्यादा रिवाइज कर रहा था कि उसने इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर थोड़ा हल्के में ले लिया, ये इससे क्या आएगा उससे क्वेश्चन आ गया, तो दैट वाज बैड, बुरा लगा मुझे। लेकिन जब भी मैं इविल क्वाड्रेंट पढ़ाती हूँ मुझे वही याद आता है, क्या करूँ। तो चार मेन रीजंस जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है एट ग्लोबल लेवल। तो ग्लोब की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही। ठीक है, इन 4 के नाम है होएक से हम याद रखते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने हैवॉक मचा रखा है वो होएक है। नाउ एच स्टैंड्स फॉर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अभी हम इसे डिटेल में करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको आपके इकोलॉजी आपकी जिंदगी में जब तक रहेगी, ये क्वेश्चन जब भी आएगा आंसर इसका ए ही होगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर तो ये तुमसे पूछ ले कि 4 रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, मुझे एक बताओ जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर होगा ए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, Yes, ma'am. ओवर एक्सप्लॉयटेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन, यही आंसर है। ए से स्टैंड फॉर एलियन स्पीशी इन्वेजन, आपने ऑलमोस्ट ये पढ़ रखी है, बस हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है जो आपके लिए नहीं होगा, और होता है को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हिमाचल तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने तो अपनी आंखों के सामने देखा है, मैंने भी देखा ही है देखा जाए तो।
अरे भाई साहब इतने बूढ़ी हो गई हूँ मैं, बताओ। Yes, ma'am. अरे जब भी मैं अपनी एज की बात करूँ ना, तू चुप रहा कर। तेरे से पूछा नहीं मैंने। आ जाता वो उठा के। तो शट अप। तो ये चंडीगढ़ है, ये रहा हमारा शिमला। हर सर्दी में हम जाते थे, अब तो दिल्ली से जाते थे। दिल्ली बनाएंगे अब। मैं दिल्ली से जाती थी, मैं दिल्ली बनाऊंगी। हर गर्मियों की छुट्टी में मासी के घर जाते थे, शिमला में होता था। तो तब जाने में बहुत समय लगता था। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहले ऐसी इतनी पहाड़ियां नहीं होती थी, मतलब सॉरी, इतने रास्ते बने नहीं हुए थे ना, तो पहले जाने में टाइम लगता था शिमला में। ठीक है, रास्ते भी लंबे थे, घूम घूम के पहाड़ों से जाना पड़ता था। अरे रास्ते बना लो येलो कलर से, तो घूम घूम के जाना पड़ता था। नहीं मैंने कहा येलो से, ठीक है। घूम घूम के हम शिमला पहुंचते तो टाइम ज्यादा लगता था ऑब्वियसली, है ना। तो टाइम ज्यादा लगता था, ये लगता है गवर्नमेंट को पता चल गया, कहते नहीं नहीं साक्षी जितना घूमते हुए जाएंगी, हम बीच में से रास्ता काट देंगे। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा टूरिज्म बढ़ा देते हैं, रास्ता काट देते हैं। अब बीच में था क्या पहले? चंडीगढ़ Mountains. और चाचा माउंटेन। माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, है ना, बायोडाइवर्सिटी थी ना। तो माउंटेन एंड फॉरेस्ट थे, हम घूम घूम के जाते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, बीच में से पहाड़ काट देते हैं। काट दिए इन्होंने। जब उन्होंने काटे तो उस एरिया से सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी चला गया ना, सारा बायोटिक मटेरियल आपने हटा दिया, है ना। ये मैम यहाँ पे आपने एक साफ सा रास्ता बना दिया, नो डाउट, जिसमें जाने में मजा बहुत आएगा, चारों तरफ आपको पेड़ दिखेंगे। लेकिन अब सोचो, पहले ये पूरा लैंड था, लेकिन अब ये लैंड किस में डिवाइड हो गया, 2 फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट्स बन गए ना। चॉकलेट का एक बड़ा पीस होता है, आप उसको 2 में डिवाइड कर लो, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, तो फ्रेगमेंट हो गया। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका दिक्कत क्या है, रास्ता बन गया, ये तो अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा, है ना, पैसा आएगा, बहुत बढ़िया बात है। इसी पैसे के साथ मर जाएंगे हम एक दिन, है। तो इसका लॉस क्या है कि पहले शायद यहाँ पे कोई स्पीशीज थी जो यहाँ रहती थी, ठीक है, मे बी वो उसका हैबिटेट था, तो यहाँ रहती थी। मे बी वो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ आती थी, मे बी वो खाना यहाँ खाती थी, ठीक है। लेकिन अब तुमने क्या किया, उसका हैबिटेट उसको डिवाइड कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दी। जब तुमने फ्रेगमेंटेशन दे दी तो उसका घर टूट गया ना, ये तो उसका घर था ना पूरा, कहीं पे खाना खाना, कहीं पे रहना, हमारा घर ही तो होता ही है। तो उसने तुमने उसका घर तोड़ दिया। अब अगर इसको रिप्रोडक्शन के लिए जाना है तो उसको सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी, ये मैम नीचे जाने का खतरा, है ना। ये एक्सटेंट होने के चांसेस, गाड़ी के नीचे आते हैं ना एनिमल, तो हम कहते हैं सड़क पे एनिमल उतर आए, हम उनके घर में उतर आए, वो थोड़ी उतर आए। उनके हिसाब से तो यहाँ पे जंगल ही था, लेकिन जब वो पहुंचते तो पता चलता है कि यहाँ तो सड़क बन गई है, राइट। समझ आई ये बात। तो एनिमल सड़क पे नहीं आते, हम उनके घर में जाते हैं। तो अब वो जा नहीं पाएंगे, अब उनको यहीं पे एडजस्टमेंट्स करनी है, राइट। तो किसी को रिसोर्सेस मिल पाएंगे, किसी को नहीं। और यहाँ से तुमने जितने भी प्लांट्स हटा दिए, जरूरी थोड़ी है वो ग्रो कर पाएंगे। तो इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनका घर छिन जाता है, तो हम उसे कहते हैं हैबिटेट लॉस। सो दिस इज ए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और ये बहुत होता है दुनिया में, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। समझ आया। ये मैम फॉरेस्ट है ना, उसका काफी सारा लैंड फॉरेस्ट साफ करके उसको ग्रास लैंड बना दिया है, ताकि वहां पे गाय भैंसों को चरा सके। जंगल में तो चरा नहीं सकते थे, तो ग्रास लैंड बना दिया है। अब देखो ग्रास लैंड बनाया तो तुम बोलोगे मैम वहां भी हरियाली है, लेकिन तुम पेड़ को हटा के ग्रास लैंड बना रहे हो, तुमने बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल हिला दिया है। वहां सिर्फ ग्रास लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म रहेंगे, वहां पे पहले पेड़ था, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी थी। तो दैट इज ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में ये आएगा। क्लियर है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन है जैसे ये लैंड था, तो बिल्कुल लैंड के नीचे जाके हमें मिलते हैं फॉसिल फ्यूल, तुमने बनवाए थे एक बार मुझसे, है ना। ये तो हमने कहा एनर्जी की जरूरत होती है, चलो इनको निकाल लेते, तो हमने थोड़े से फॉसिल फ्यूल बाहर निकाल लिए, ठीक है, और उसको यूज करने लग गया। लेकिन लोगों में लालच आ गया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए इन फॉसिल फ्यूल्स को निकालती है। तुमने थोड़ा निकाला था, वो खुद को शायद रीजनरेट कर भी लेता, लेकिन भाई अब तुम लोग इसको निकालते चले जा रहे हो। इतना सा बचा ही, फॉसिल फ्यूल को बनने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन उसको खत्म करने में 50 साल भी नहीं लगे, है ना। तो इसको हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जब आप किसी रिसोर्स को इतना यूज कर लो कि वो नेचर में रिकवर ना हो पाए। जैसे आप पेड़ कटते हुए देखोगे, बट नॉर्मली देखा है कभी? यस मैम। टिम्बर बहुत कटते हैं, क्योंकि टिम्बर के फर्नीचर बहुत अच्छे बनते हैं, तो लोग टिम्बर काटते हैं, उसके फर्नीचर बना के मार्केट में भेजते हैं। ये है एक्सप्लॉइटेशन।
ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या है कि आप सारे फॉरेस्ट काटते जा रहे हो टिम्बर के, लेकिन पेड़ों को उगने का टाइम ही नहीं दे रहे। उनको उगने में सालों भी तो लगेंगे ना, वो आप दे नहीं रहे, लेकिन आप उखाड़ते चले जा रहे हो उनको, तो दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो अगर वैसा होगा तो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। पेड़ गया, पेड़ के ऊपर रहने वाले सारे ऑर्गेनिज्म गए। पेड़ अगर चला गया तो वहां पे जो सॉइल थी उसको भी कोई रोक नहीं पाएगा, तो सॉइल इरोजन भी हो जाएगा, तो लॉस हो गया ना बायोडाइवर्सिटी का। Yeah, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट इज एलियन स्पीशी इन्वेजन। एलियन स्पीशी इन्वेजन में कौन सा एग्जांपल पढ़ा सकती हूँ मैं? वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ और पार्थेनियम ग्रास, वाटर लिली। वाटर लिली और पार्थेनियम ग्रास, कैरेट ग्रास, इसी का नाम। और एक बार एक Prickly एग्जांपल। pear cactus. हाँ पार्थेनियम। शाबाश, ये बोलने वाली थी। प्रिकली पियर कैक्टस, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसी बातें करता है ना तो मेरे को अच्छा लगने लग जाता है, मेरे को तेरे पे प्यार आता है। शाबाश। और कोई एग्जांपल? इतने याद कर लिए, कह रहे मैम बहुत। Goat वाला example. मैं तेरे मुक्का मार देना है। फिर गोट वाला एग्जांपल पूरा क्यों नहीं बोलता? एल्बिंगो गोट, एल्बिंगो गोट ऑफ एल्बिंगो टोटवाइस थे वो बेटा, एल्बिंगो टोटवाइस। हमने गोट वहां पे ले आए थे, गोट इन गैलापागोस। तो जो स्पीशी वहां नहीं रहती उसको वहां ले आओ, है ना। तुम्हें लगा फूल बड़ा सुंदर है, अरे अरे हम घूमने गए थे कोलंबिया से, वहां से फूल लेकर आए हैं, चलो अपने पास वाली पहाड़ी पे लगाते हैं। तुमने लगा दिया, वो वहां फैल गया। अब वहां के जो प्लांट्स थे उनको वो रहने नहीं दे रहा, उनके हिस्से का सॉइल से न्यूट्रिएंट खा रहा है और वो फैल गया पूरे जंगल में। एलियन स्पीशी इन्वेजन। फैला क्यों? क्योंकि उस प्लांट को खाने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं ना, तो इसलिए वो फैल गया। इस वजह से जो वहां की बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाएगा। सो दैट विल बी एलियन स्पीशी इन्वेजन, वो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस करेगा। Yeah, ma'am. अब को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन वही होता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, सुना ही होगा तुमने, है ना। Yeah, ma'am. यस मैम। यार तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वो वाले दोस्त है जो दोस्त नहीं है, इन्होंने खुद फेल होना है, तुम्हें भी फेल कराएंगे। ठीक है। एक वो वाले दोस्त होते हैं तुम्हें फेल कराते हैं लेकिन खुद पास हो जाते हैं, दोनों ही खतरनाक है ना। तो ये है वो वाले इंटरेक्शन जिसमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है आपको। म्यूचुअलिज्म इज ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप ना, एक दूसरे के बिना Yeah, जी नहीं सकते। जैसे कि आपके आसपास पाइनस का ट्री आपको दिखेगा, पाइनस देखा है yeah, सबने? ma'am. पाइनस तो सबने देखा होगा, देखा है. है ना। तो ये वाला जो ट्री है आपके आसपास, इसके रूट्स में हमेशा माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है, फंगस लगा होता है। अगर तुम सारे फंगस एक्सचेंज कर दो ना, पाइनस के सारे ट्री मर जाएंगे, वो बिना माइक्रोराइजल एसोसिएशन के रह ही नहीं सकते। और अगर सारे पाइनस चले गए तो हिल गया पहाड़, फिर नहीं बचता कुछ, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। को एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो ए रीजन। एक स्पीशी एक्सटेंड होती है तो दूसरी उसके साथ एक्सटेंशन हो जाती है, तो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया ना, दोनों मर गई, राइट। So Yeah, these ma'am. are the four major reasons for biodiversity loss. Clear है सबको? Yeah. ठीक है, यो मैम। बहुत बढ़िया। चलो तो पहले हम लोग कल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। ओके Yeah, ma'am. यो मैम। फटाफट चैट, 30 सेकेंड्स, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। होमवर्क क्वेश्चन है। हरीश, कशिश, प्रीति। दैट्स इट, बस निशान जितना, और किसी को नहीं आता। दिस इज इजी, एनसीईआरटी बेस्ड है। गुड कॉल। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, एनसीईआरटी बेस्ड है आर्यन, आंसर इज डी। एजी टेंसले ने ही टर्म दी थी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 2016, 4 मार्क्स जेब में, है ना। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, राइट। Yeah, ma'am. रुको, ट्राई दिस वन। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड। वेरी गुड आकांक्षा, सेजल, सूर्यांश, हर्ष। वो पैराग्राफ था इकोसिस्टम वाले चैप्टर में,
पैराग्राफ की लास्ट लाइन में डेफिनेशन है, मैंने कहा था इससे क्वेश्चन आया। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, इस तरीके से, यहाँ पे घास दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी बड़ी घास दिख रही है आपको, यहाँ पे पेड़ दिख रहा है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक लिविंग कम्युनिटी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन है ना, कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर एनसीईआरटी निकालो। इकोसिस्टम सेकंड थर्ड पेज होगा उसका, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये पॉइंट्स लिखे ना 4, उसके ऊपर है 242 अंडरलाइन करो उसे, पीवाई क्यू आया उससे अंडरलाइन करो सारे 242 सॉरी। पतंग रिया उड़ा दी थी ना, राइट? यो मैम। यो मैम। क्या बात है, नजर न लग जाए मुझे आज ही। हाँ ये ट्राई करना, ट्रिक क्वेश्चन है। अरे वाह हरीश, हाँ अच्छा। श्रियांश, परीक्षित हो, परीक्षित योर बैक, बीच में तुम्हारा लेफ्ट हो गया था आई गेस। गुड आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। वहीं पर 242 पे आपको दिखेगा 4 फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम लिखी थी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, और कौन सी थी? न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट साइकिल। हाँ, स्ट्रैटिफिकेशन थोड़ी है फंक्शनल रोल ऑफ इकोसिस्टम, वो तो अरेंजमेंट है इकोसिस्टम में। सो आंसर वुड बी डी, राइट? ट्राई दिस क्वेश्चन। ये ट्राई करना जरा, ये करा है क्या तुमने? नहीं 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 नहीं, सॉरी तो ठीक है, नहीं करा। ट्राई दिस। हाँ कान से एक बारी में डी समझ आ गया, समझ तेरा है? पता नहीं बी है या डी, देख लेते हैं। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी, which one of the following statement is correct? मुझे सत्य ढूंढना है, ठीक है? सत्य तू और सत्य। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि मैं भूल जाऊंगी, तुम्हारा पता है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। यस मैम। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो टोटल बायोमास बना था, और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में माइनस आर भी आता है ना मैम। प्लस आर नहीं होगा यहाँ पे? प्लस आर होगा बस सर होगा मैं कैसे? मैम क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस करते हैं ना आर को, तब आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम माइनस करते, अरे उल्टा लिख दिया मैंने। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जीपीपी माइनस आर। हाँ ऐसे लिखा, धन्यवाद, उल्टा लिख दिया, बताओ। सो एनपीपी कितना होता है, किसने बनाया? एनपीपी का मतलब क्या हुआ अगर नॉर्मल टर्म में पूछूंगी, क्या क्या है एनपीपी? जीपीपी माइनस आफ्टर रेस्पिरेशन जो वो रेस्पिरेशन होगा। नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, एक पौधा है तो इसके रिस्पेक्ट में जीपीपी क्या है? हम जितना इसने टोटल जो वो उसका टोटल फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट है ना। पापा ने कितना खाना बनाया था, यही था ना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है उन्होंने जितना खा लिया उसके बाद जितना बचा। बट पास टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, है ना। जो पापा ने खाना खा लिया था तो तुम्हें क्या मिला, वो एनपीपी होता है, राइट? ठीक है, यही था ना। यस तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज, जीपीपी हमेशा कम होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, सही बात है? नो मैम। नो मैम। यार ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो मेन खाना था, पापा ने जो बनाया था वो खाना तो ज्यादा था ना एज कम्पेयर टू तुम्हें क्या पास ऑन किए थे, तो गलत हो गया, इसलिए मैंने मीनिंग लिखवाया था। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सही बात है? यो मैम। पापा जो टोटल खाना प्लांट बनाएगा वो हमेशा ज्यादा होगा वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो भेज रहा है, क्योंकि जब वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे भेज रहा है तो आर को माइनस करना है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों वन और सेम चीज है? नो मैम। नो मैम। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। बिल्कुल है जी, बिल्कुल रिश्तेदार है वो, चाचा चाची लगते हैं,
ठीक है, आंसर वुड बी बी। क्लियर है? यस मैम। तो कुछ मत किया करो, लिख के ना एक बार उसकी डेफिनेशन रिकॉल कर लिया करो जब आप पढ़ने बैठोगे। फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना उसके मीनिंग से आएगा, तो आप मीनिंग समझ पा रहे हो, दैट मीन्स आपका प्रिपेयर है, नहीं तो फिर अभी भी दिक्कत है। क्वेश्चन आ गया? तो गो रीड विद पेशेंस, ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को और अब करें। रीड विद पेशेंस। खराब लिखा मैंने, तुम पढ़ो तब तक मैं लिख देती हूँ। कौन है ये? हरीश, इतनी जल्दी आंसर बेटा, कैसे? मैम होमवर्क में दिए थे ये क्वेश्चन। अच्छा, किया तूने, ठीक। क्योंकि फिर मैं जानना चाहती तेरे पास इतनी कौन सी दिव्य शक्ति है बेटा, तो तूने इतनी जल्दी पढ़ लिया। तो मान लो अक्षिता होमवर्क नहीं करके आई है। देखो, अब आधे बच्चे चीटिंग कर लिया ना, अब पता नहीं चलेगा तुमसे इसमें गलती क्या है। पिछले बैच ने गलती करी थी तो उनको पता चला। ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब? सत्य बताना तुम। कैटाबोलिज्म इज द लास्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन के स्टेप बताना, सबसे पहले कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, लीचिंग, डेंड्राइटिस, कैटाबोलिज्म, डेट्राइटिस नहीं। फिर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन, है ना? ये बोल रहा है कैटाबोलिज्म इज द लास्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन है गलत। लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो लीचिंग में वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तो होते हैं, वो राइज करते हैं टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। नहीं, वो सॉइल से तो नीचे जाते थे ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अर्थवॉर्म। बिल्कुल, पहले स्टेप में बैक्टीरिया माइक्रोब लगते हैं, लेकिन हम पहले स्टेप में जिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो है डिट्राइटर्स, डेट्रीवोर्स। तो डेट्रीवोर्स जो होते हैं वो अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं, और पहले जो खाना आया उसको हम क्या बुलाते हैं? डिट्राइटस ना। तो पहले स्टेप में तो यही होते हैं, ये सही है। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द अक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना, ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस ह्यूमस। ये बात सही है? यस मैम। अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन, ये बात सही है? नो मैम। सही है, यस मैम। सही है। ह्यूमिफिकेशन में माइक्रोबियल एक्शन होता है, तभी मिनरलाइजेशन होता है, मिनरल्स रिलीज होते हैं एट अ वेरी फास्ट रेट। ये गलत है, दैट इज स्लो रेट, राइट? दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर वुड बी सी, सी। क्लियर है? यस मैम। आ जाओ, दैट मींस कुछ बच्चे तो होमवर्क करके आएंगे। अब आओ, मेरे को एक बार ये बताओ, कंपाइल कर ले जब तक। मैम। यस मैम। नो, किसने बोला नो? कंपाइल तो कर ले, क्या कहा? यस बोला। हाँ, चलो। सो हमने सबसे पहले पढ़ा, जब हम आए हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? जिन्होंने ये बताया था कि बायोडायवर्सिटी जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल है, किन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट? डेविड टिलमन। डेविड टिलमन, शाबाश। प्लॉट्स पढ़े थे उन्होंने। और वो कौन थे जिन्होंने प्लेन का एग्जांपल देके समझाया था कि अगर पॉप करते रहोगे तो बायोडायवर्सिटी कोलैप्स हो जाएगी, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा? वो किसने कहा था? पॉल इनरिच। पॉल एलरिच। और इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस को रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस, वेरी गुड, शाबाश, है ना? उसके बाद हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो स्टोरी में हम लोग कहाँ घूमने गए थे? कोलंबिया। कोलंबिया। और वहाँ पे किसकी पॉपुलेशन बहुत सारी थी? किसकी पॉपुलेशन देखने गए थे हम? बर्ड्स। कोलंबिया में नंबर किस में था? हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में? 1400। 1400 में। फिर कोलंबिया से हम लोग वो देखने चले गए थे, बिल्डिंग्स। कहाँ गए थे हम लोग? न्यूयॉर्क। नंबर 1000 से 100 में आ गया था। 100। फिर न्यूयॉर्क के बाद हम लोग ग्रीनरी देखने गए थे, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में हमारा दिल और टूट गया, नंबर 50s में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे दिल तोड़ के इंडिया, नंबर कितने आ गया था? 1200। हमने एक और चीज डाली थी कि जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा कहाँ मिलते हैं? मिड वेस्ट में मिलते हैं या इक्वाडोर में?
इक्वेडोर इक्वेडोर में इक्वेडोर, जोर में क्योंकि वो इक्वेटर के ज्यादा पास है। इसकी बात और हम कर रहे हैं प्लांट कौन से वाले, वेस्कुलर वाले, इसके पास जाइलम फ्लोएम है ना, डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है। वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने करे थे पतंग उड़ाई थी, तो पतंग उड़ाई थी हमारी प्रिया ने, है ना, प्रिया ने पतंग उड़ाई। पतंग से कौन कट, रिया रिया मैम रिया रिया। ने पतंग उड़ाई, नहीं रिया 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 ने जब पतंग उड़ाई तो कौन कट गया था उससे, कोई किसको बर्ड हाँ कोई हुई थी, तो वो जाके किस पे गिरा, प्रवीण किस पे गिरा, जिम्नास्ट ट्री के ऊपर और ट्री किस पे गिरा, फ्रॉग हाँ गुलू गुलू करते हुए फ्रॉग पे, है ना। तो अब हम उल्टा चलेंगे, तो सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है एक्सटिंक्शन का, एम्फीबियन 32% में लिखा है यहाँ। फिर उसके बाद किसको डर है, पेड़ था हमारा जिम्नोस्पर्म्स उसको 31 है, ज्यादा नहीं है फर्क, दोनों में पास पास ही है। फिर उसके बाद हम जाते हैं मैमल्स प्रवीण, और उसके बाद बर्ड पे आते हैं एव्स। तो एव्स था 1 2 और मैमल था 2 3, ठीक है क्लियर। यस उसके बाद हमने करे थे 4 शैतान, कौन थे 4 शैतान, कैसे याद रखोगे, होएक होआक, तो H स्टैंड फॉर habitat loss and fragmentation फ्रेगमेंटेशन O स्टैंड फॉर overexploitation A स्टैंड फॉर alliances ओ अलाइन नहीं, एलियन एलियन alien तुम हो, species invents जो तुम हो एलियन। C स्टैंड फॉर कबूतर, coexistence को एक्सटिंक्शन, एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जिस्टेंस आप रह सकते हैं, एक्सटिंक्शन गायब हो जाते हैं। ओके एक्सटिंक्शन, एग्जिस्टेंस नहीं। ओके दैट्स ऑल, चलो कल मिलते हैं और इसको और आगे लेके चलेंगे।